मेरे प्रिय श्रोताओं एवं पाठकों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी कायर सुनेंगे। इस कहानी में प्रेमा एक मुख्य पात्र में प्रेमा निवेदी है और केशव एक नवयुवक है जिनमें आपस में प्रेम भाव है। केशव नए विचारों का व्यक्ति है और वह प्रेमा से विवाह करने के लिए बिना परिवार के परमिशन के विवाह करना चाहता है गुप्त रूप से। और प्रेमा जो है वो एक भारतीय नारी की तरह वो विवाह करने को इस तरह तैयार नहीं है। वो अपने माता पिता और परिवार को प्राथमिकता देती है, किंतु केशव को प्रेम के भाव के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो उसके लिए कुछ भी कष्ट सहने को तैयार है, किंतु वो कायर भी है। जिस प्रकार से एक सिपाही के सामने बंदूक तान दे, कायर सिपाही के सामने, और वो पीछे हट जाए, उसी प्रकार से केशव की दशा है। जब कुछ ऐसे बात आती है तो वो डर जाता है। तो चलिए प्रेमचंद के शब्दों में, मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में हम ये कहानी सुनते हैं। और हम 2 भागों में सुनेंगे क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी थी। तो पहले भाग अभी हम सुनते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। युवक का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में विश्वास रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था और यह बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेमा थी, लेकिन प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। शाम का समय दोनों एक दिन विक्टोरिया पार्क में एक निर्जन स्थान में आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए थे। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, लेकिन ये दोनों अभी वहीं बैठे हुए थे। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ था जो किसी प्रकार समाप्त नहीं हो रहा था। तब केशव ने झुंझलाकर कहा, प्रेमा, इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रेमा बोली, शांत हो जाओ केशव, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मैं इस विषय में को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। केशव ने झुंझला कर कहा, तो तुम भी पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हो? प्रेमा बोली, नहीं केशव, ऐसी बात नहीं। मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे और सब चीज़ों से अधिक मान्य है। केशव बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो कुछ नहीं है। प्रेमा बोल रही, ऐसा ही समझ लो। यह सुनकर केशव गुस्से से बोला, प्रेमा, मैं समझता था कि ये सब ढकोसले मूर्खों के लिए ही है, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियाँ भी उनकी पूजा और करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने को तैयार हूँ तो तुमसे ये आशा करता हूँ। प्रेमा ने सोचा, मेरा अपनी देह पर क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने अपने खून से मेरी सृष्टि की और अपने स्नेह से उसे पाला, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रेमा दीन भाव से बोली, केशव, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस तुम इतना समझ लो कि मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़ लिया।
प्रेमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे ये चीज मांगो जिस पर मेरा अधिकार नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर वचन कहे होते तो उसे इतना दुख न हुआ होता। एक क्षण तक वह मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वरों में बोला, ठीक है प्रेमा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर वहां से चुपचाप चला गया। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल को छाई थी। प्रति क्षण उसका रूप बदलता था। वह उसे स्थिर नहीं कर सकती थी। माता से इस बारे में कहे तो कैसे, शर्म से मुंह बंद कर देती थी। उसने सोचा, अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो इस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा। अगर केशव ने कोई दंडता कर डाली तो मेरे लिए फिर संसार में क्या रह जाएगा। इन भांति भांति के विचारों में एक बात जो उनके मन में निश्चित हुई वह यह थी कि केशव के सिवा वह और किसी से विवाह नहीं करेगी। प्रेमा इन्हीं सोच विचारों में डूबी थी कि तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, क्या तुझे अभी नींद नहीं आई? मैंने तुझे कितनी बार कहा है थोड़ा बहुत घर का काम काज कर लिया कर, लेकिन तुझे किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, लेकिन जाने कैसा घर मिले। अगर कुछ काम करने की आदत ना हो रही तो कैसे निवाह होगा। प्रेमा बोली, भोलेपन से बोली, माँ, मैं पराए घर जाऊं ही क्यों? माता ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, लड़कियों के लिए तो सबसे विपत्ति है, बड़ी विपत्ति है। माँ बाप की गोद में पलकर ज्यों ही सियानी होती है, दूसरे की हो जाती है। अगर अच्छे लोग मिलें तो जीवन आराम से कट जाता है, नहीं तो रोध होकर दिन काटना पड़ता है। सब कुछ भाग्य के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता। कहीं लड़कियां को आदर नहीं है, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा ना। न जाने जात पात का बंधन कब टूटेगा। माँ की बात सुनकर प्रेमा बोली, माँ, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय काँप रहा था और माता जी कुछ भाप न जाए। यह सुनकर माता ने विस्मय से पूछा, तो क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर उसने अपने आप में उस प्रश्न को जवाब दिया, और 2-4 जगह ऐसा भी हो गया। सो उससे क्या होता है? प्रेमा चुपचाप रही। उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर था कहीं माता उसका आशय न समझ जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मुंह खोले खड़ा था, मानो उसे निगल जाएगा। फिर न जाने उसे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस था। साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से लिया करते हैं, मानो कोई दैवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है। वही हालत प्रेमा की थी। कल वो माता पिता के निर्णय को मान्य समझती थी, लेकिन संकट को सामने देखकर उसमें उस वायु की हिम्मत पैदा हो गई थी। जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो, वही मंद वायु प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती है और उसे कुचलती हुई दूसरी ओर तरफ पहुंच जाती है। प्रेमा मन ही मन सोच रही थी, माना यह देह माता पिता की है, लेकिन आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह इसी देह में भुगतना पड़ेगा। अब वह इस विषय पर संकोच करना अनुचित ही नहीं, घातक समझ रही थी। अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे। उसने सोचा, विवाह का आधार अगर प्रेम न हो तो वह देह का विक्रय है। आत्मसमर्पण क्या बिना प्रेम के भी हो सकता है? इस कल्पना से ही न जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रुप कर उठा। प्रेमा इन्हीं सोच विचारों में खोई थी कि तभी उसके पिता ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा प्रेमा, मैं कल तुम्हारी प्रिंसिपल के पास गया था, वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा बोली, पिताजी, आप तो यूं ही कहा करते हैं। पिताजी बोले, नहीं बेटी, मैं सचमुच कह रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक तस्वीर निकालकर प्रेमा को दिखाते हुए कहा, यह लड़का ICS में इम्तहान में प्रथम आया है। इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। पिता ने इस ढंग से कहा कि प्रेमा उनका आशय समझ ना सकी, लेकिन प्रेमा भाप गई। उसका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर को देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना है। पिता ने बनावटी आश्चर्य कहा, क्या तुमने उसका नाम नहीं सुना? आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन वृत्तांत छपा है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा,
लेकिन मैं तो परीक्षा में कोई महत्व नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं वे पल्ले सिरे के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य उसके सिवा और क्या होता है? वे अपने गरीब निर्धन दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें। यह तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। प्रेमा की इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता थी। पिता ने समझा था प्रेमा वह बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुनकर वो तीखे स्वर में बोले, प्रेमा तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। प्रेमा ने जिठाई से कहा, हाँ मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे युवकों को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो स्वीकार नहीं करेंगे। पिता ने मजाकिए ढंग से कहा, यह तो आज मैंने नई बात सुनी है। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी नौकरियों के लोग मारे मारे भी घूमते हैं। मैं जरा उस लड़के की सूरत तो देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे अवसर पर ये शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती, लेकिन इस समय उसकी हालत सिपाही की सी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो, आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए कोई मार्ग ना हो। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई, आंखों में विद्रोह भरे, वह अपने कमरे में गई और केशव के कई चित्रों से एक चित्र चुनकर लाई जो उसके निगाह में खराब था, सबसे खराब था। पिता के सामने रख दिया। पिता ने चित्र को उपेक्षा भाव से देखा, लेकिन पहली ही नज़र में उन्हें आकर्षित कर लिया। फिर उन्होंने प्रेमा की ओर देखते हुए कहा, ये किसकी तस्वीर है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुका लिया। यह मेरी क्लास में पढ़ते हैं। पिता ने पूछा, अपनी ही बिरादरी का है? यह सुनते ही प्रेमा मुख मुद्रा धूमिल हो गई। किसी प्रश्न का उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ ही मैं तस्वीर को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए दृढ़ता आई थी। वह इस पहले प्रश्न के आगे कातर हो उठी। तब वो दबी आवाज में बोली, नहीं पिताजी, वो ब्राह्मण है। वह कहकर कमरे में बाहर आ गई और दीवार की आड़ में खड़ी होकर रोने लगी। लाला जी को पहले क्रोध आया। प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दें कि उस असंभव है। वो इसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे वह उनसे छिपा न रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन उसके साथ कुल मर्यादा की रक्षा करना भी चाहते थे। अपनी जाति के सुयोग्य वर्ग के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकते थे, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर्ग कल्पना उनके लिए असह्य थी। इतना बड़ा अपमान वे सोच नहीं सकते थे। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो कुशिक्षा है। ये कहकर वे अपने कमरे में जाकर विचारों में डूब गए। तो श्रोताओं, इस कहानी का भाग 2 अगली वीडियो में सुनिए। धन्यवाद।